means that that entity can sue someone or can be sued by other. किसी के अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता है या फिर उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई जा सकती है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जूरिस्टिक एंटिटी और पर्सनालिटी. नाउ व्हाट इज अ कंपनी? बेसिकली कंपनी वो है, इट्स अ लीगल एंटिटी अराइजिंग, जैसे कि आप लोग ने बोला, दो या दो लोग से ज्यादा, अराइजिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैरिंग आउट बिजनेस और trade activities. Now, secondly, it possesses a distinct legal personality separate from its owners. क्या? किसके लिए? Basically, उस पे to hold assets, accrue liabilities, enter into contracts, and engage in litigation independently. So that is why it is a company is a लीगल एंटिटी बेसिकली. क्यों? कि उसके पास जैसे कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना शेयर्स लगाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है? टू होल्ड एसेट्स, और ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ राइट इट कम्स विद अ ड्यूटी. सो एसेट्स जब होता है तो लाइबिलिटीज भी होती हैं. देन another thing is to enter into contracts and to engage in litigation independently. Now अभी ये वाला डायग्राम को देखिए. ओरिजिन ऑफ कंपनी लॉ फ्रॉम रोम टू ब्रिटेन टू इंडिया. कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ. पहले आया था कंपनी लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, पहले आया था रोमन लॉ से, रोमन लॉ फाउंडेशन. सेकंड आया इंग्लैंड में 1884. 1884 में कोडिफिकेशन हो गया. कैसे? जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट से. जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट से इसका कोडिफिकेशन हो गया, जिसमें कंपनी रजिस्टर हुआ एज अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी. थर्ड इवोल्यूशन इसका हुआ इंग्लैंड में 1855, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट आया. क्यों लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट से क्या हुआ? इट प्रोटेक्टेड द शेयर होल्डर्स फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी, कैटलाइजिंग इन्वेस्टमेंट. फोर्थली ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन transplanted English corporate legislative frameworks to India. So this is how the evolution of company law began from Rome to Britain, then to India. Now, phases in the evolution of company law. First is the pre-independence period, which is from 1850 to 1947. Colonial foundations and early corporate regulation. Pre-independence era, इसमें हमें ये डेट याद रखना है, 1850 to 1947 के बीच में. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1947 से 1956. इसमें क्या हुआ था? एस्टैब्लिशिंग इंडिजिनियस कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क्स फॉर अ सॉवरेन नेशन. नेक्स्टली, ये जो प्री इंडिपेंडेंस एरा हमने यहाँ देखा, इसमें क्या क्या चीजें हुए थे? तीन चीजें. पहले कंपनीज एक्ट 1857 आया, जिसमें इंट्रोड्यूस्ड लिमिटेड लाइबिलिटी टू अट्रैक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. सेकेंडली, ये एक्ट जो है अमेंड हुआ इन 1866, which consolidated earlier provisions for clarity and uniformity. Thirdly, Companies Act 1913, जिसमें लैंडमार्क लेजिस्लेशंस आए, इंक्लूडिंग गवर्निंग इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट एंड वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस. नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में independence in 1947, India acquired a modern corporate framework aligned with its developmental aspiration. Now, इसमें क्या हुआ? लेजिस्लेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वही एक्ट था, पर थोड़े बहुत उसके अंदर बस अमेंडमेंट और चेंजेस हुए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कंपनीज एक्ट था इन 1956, उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए. नाउ इसमें मैंने बस ब्रीफली लिखा है. नेक्स्ट वाला स्लाइड जो दिखाऊंगी, इस पे मैंने डिटेल्स पे, जो आप इसको लॉन्ग आंसर के हिसाब से लिख सकते हैं, वैसे मैंने फ्रेम किया है. नाउ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 में फर्स्ट इज कॉर्पोरेट फॉर्मेशन. कॉर्पोरेट फॉर्मेशन मींस comprehensive provisions governing company formation, share capital, structure and management protocols. ये जो टॉपिक्स हैं कंपनी फॉर्मेशन के लिए, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर का और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड जितने आपके प्रोविजंस हैं, वो उस एक्ट में इंक्लूड करा गया इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. सेकेंडली, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स. नाउ एक कॉर्पोरेट जब एक कंपनी रन कर रहा है, व्हेन अ कंपनी इज हैविंग अ ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी, अ लीगल एंटिटी, what
what should be the needed, I mean, what should be the need of the time to regulate the company's corporate governance, and what should be the norms for the directors, auditors, shareholders, इनके related जो भी rules regulations related to corporate governance है, वो उस गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के जो भी प्रोविजंस है इस सैलिएंट फीचर्स में इंक्लूड करा गया. थर्डली, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. नाउ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में मैंने लास्ट में जो बोला था, हमारे जो लास्ट यूनिट में है, यूनिट 4 में, जब कंपनी वाइंड अप करता है, देन इट ऑलवेज गोज ऑल ईदर फॉर मर्जर और एक्विजिशन, और इधर इन दोनों में से अगर नहीं होता है तो कंपनी वाइंड्स अप, मींस शट्स डाउन. तो इसके रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो सारे 1956 वाले एक्ट में इंक्लूड करे गए, विच वाज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. नाउ इसके बाद आता है आपका लिबरलाइजेशन पीरियड. लिबरलाइजेशन पीरियड क्या हुआ? 1991 से 2013. नाउ लिबरलाइजेशन के बारे में किसी को कुछ आइडिया है यहाँ पे? ये इसमें मैडम बाहर की जितनी कंपनियां थी ग्लोबली उनको खोला गया था इंडिया में बिजनेस के लिए. यस. तो मतलब ओके, बाहर के तो पहले, इससे पहले नहीं होता था ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट? मैडम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था. एक्चुअली क्या था कि लाइसेंस खत्म किए गए थे, इंस्पेक्टर राज खत्म किया गया था, और दूसरा क्या था कि इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो पहले बहुत प्रोटेक्टेड थी, तो उसको ओपन किया गया था ताकि बाहर की कंपनी एफडीआई के थ्रू अपना पैसा लाके यहाँ अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके. यस. एग्जाम्पल अगर हम इसका दे तो क्या दे सकते हैं? इसका एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे ये शेयर मार्केट में पैसा लगाना सबसे बड़ा एग्जांपल है मैम इसका. तो जैसे कोई कंपनी है, मैं आपको कंपनी बताऊं, जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक है ना, और सैमसंग है. ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही इंडिया में आई है. ये 91 से पहले इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही थी. या मैम इसमें जो 93 के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया था कि पहले क्या था कि कंपनी को जो इंडियन कंपनी में शेयर होल्ड करने की कैपेसिटी कम थी. अब बाद में क्या किया कि आप जो है 49 या उससे नीचे ही, 51 तो दिया नहीं किसी को, बट 49 या 48 तक आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक मतलब एक तरह से एक बड़ा हिस्सा आप इंडियन कंपनी के अपने पास रख सकते हो. तो ये सबसे बड़ा चेंज है जो है, जिससे कि उनको जो फॉरेन इन्वेस्टर के उनको सिक्योरिटी मिली, और उनका इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी मतलब डील दे सकते थे, जो भी चेंजेस ला सकते थे, वो पॉलिसी चेंज करके और पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया का मार्केट ओपन किया. हेलो. यस मैडम. हेलो. जी जी जी. शायद मतलब थोड़ा सा इससे पहले लैग कर रहा था, या मेरे साइड से ही थोड़ा सा शायद कुछ प्रॉब्लम है. आगे कंटिन्यू करिए मैम. ओके. तो लगभग सबको आइडिया है लिबरलाइजेशन के बारे में. तो बेसिकली लिबरलाइजेशन एरा में एज अ वर्ड स्पेसिफाइज लिबरलाइजेशन कि इंडिया थोड़े जो अब हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं और फॉरेन कैपिटल है उसके रिलेटेड जो है ग्लोबलाइज हो गया, इन द सेंस कि अपना जो रिजिडिटी है, फॉर एग्जांपल हम एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ले सकते हैं. जैसे कि पहले के जमाने के एयरपोर्ट हम देखें में पूरा वो गवर्नमेंट एंटिटीज थे, है ना. तो गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज्यादा जो है वो एनकरेज करा गया. सो इससे जैसे कि आपने बोला इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल और जितने भी एग्जांपल्स दिए गए, ये सब आपके आंसर्स में इंक्लूड हो सकते हैं एज एग्जांपल व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स. नाउ इससे क्या मतलब एज कॉमनली मैं बताऊं इन द लेमैन लैंग्वेज, क्या हुआ कि रिजिडिटी, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर है तो कोई प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता, या फिर प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है तो गवर्नमेंट एंटर नहीं कर सकती, एनक्रोच नहीं कर सकती. तो इन सब चक्कर में क्या हुआ कि पहले के जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे या जो भी एंटिटीज थे, वो सब इनका ग्रोथ जो है लिबरलाइजेशन एरा के बाद थोड़ा ज्यादा है. इट इवेंचुअली डेवलप्ड. सो दैट इज व्हाई द economic liberalization of 1991 transformed India's approach to corporate regulation. जैसे कि हमने बोला, opening markets to global capital necessitated significant amendments to Companies Act 1956, prioritizing corporate governance, transparency and investor protection. Now, इसमें क्या
रिफॉर्म माइलस्टोन्स हुए थे 2000 अमेंडमेंट में क्या हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थोड़ा स्ट्रेंथन करा गया। सेबी रेगुलेशन, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, which introduced investors protection mechanism and fair trading practices. जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए एक अच्छा गाइडलाइन बन गया थ्रू सेबी for protecting their rights and their fair trading practices. Now thirdly, enhanced disclosure requirements and accountability framework. So this all happened in liberalization era. इसके बाद आता है contemporary, just a second. Now liberalization के बाद आता है contemporary era, which is also known as the modern framework, in which the Companies Act 2013, a landmark reform. Now, just a second. Companies Act 2013 में क्या हुआ? These all things happened. Firstly, simplified incorporation. Now, what is simplified incorporation? Which means that streamlined processes, reducing bureaucratic barriers to business formation. Now, मैंने जैसे ही बोला था कि जो जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एंटिटी है तो रिजिडिटी, वो जो रिजिडिटी वाला चीज है वो हट गया. So it reduced the bureaucratic barriers to business formation. Secondly, CSR mandates. Now, what is corporate social responsibility? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं? ये मैम जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं ना उनको भी कुछ सोशल काम करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलके. मैडम एक्चुअली क्या है कि जो कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका वो कुछ परसेंटेज जो है वो सोशल, हाँ जो प्रॉफिट होगा उसका वो कुछ परसेंटेज जो है, फिक्स परसेंटेज है, वो सोशल वर्क में लगाएगी. वो शायद 1% है, 2.5 या 10% है, मैं एक्चुअली याद नहीं है पूरा. नहीं 2% है ये वाला. 2% है. हाँ 2% है. इसमें एक्चुअली इसके अंदर हर एक कॉर्पोरेट को एक टारगेट दिया जाता है कि उनको पहले पूछा जाता है अपनी फील्ड में क्या करेंगे, चाहे आपका वाटर रिफॉर्म का हो गया या फिर कोई भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हो गया. मतलब एक तरह से जो है इकोनॉमिकली जो नीचे तबके के लोग हैं उनको अप लाने के लिए कैसे भी फाइनेंशियल सपोर्ट करके, तो कोई नहीं, जैसे बहुत सारी कंपनी अपना कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल देती है या फिर जो है गांव में आंगनवाड़ी जैसे चलते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करता है जिससे गांव वालों को इकोनॉमिकल बेनिफिट मिले. हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो रहती है इसके अंदर की, हेल्थ के कैंप लगा दिए या फिर मेडिकल आपका जो कॉर्पोरेट सोशल, हाँ ये सारे चीजें प्रोवाइड होती है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 135 में प्रोवाइड करा गया है. इसमें जो लास्ट में लिखा है एलिजिबल कंपनीज, ना हमें बेसिकली इस पे क्या फोकस करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. हमें पता ही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी सोशल मतलब हमारा जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी रहता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, पर इसके लिए इन द कंपनी लॉ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेसिकली. पहले तो 2% जो आपने बोला वो बहुत करेक्ट है. कंपनी का जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 500 करोड़ और मोर. टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए. तो हमें कैसे रेशियो याद करना है, 500 1005. नाउ 500 करोड़ स्टैंड्स फॉर नेट वर्थ, टर्नओवर इसका 1000 करोड़ से ज्यादा रहना चाहिए और नेट प्रॉफिट इसका 5 करोड़ से ज्यादा रहना चाहिए इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तभी जाके वो कंपनी जो है CSR के लिए एलिजिबल होता है. नाउ नेक्स्ट इज एनहेंस्ड गवर्नेंस. एनहेंस्ड गवर्नेंस से क्या होता है कि स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स. जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कंपनी में, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया या फिर कंपनी के जितने भी रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन है वो सारे जो है स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स रहना चाहिए उसके रिगार्डिंग, इन द मीन्स दैट कि जो ट्रांजैक्शन है उसके रिगार्डिंग नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स एंड रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, सो दैट देयर इज लेस चांस ऑफ दिस व्हाइट कॉलर क्राइम्स. नाउ lastly OPC framework, which is one person companies जो है बेसिकली आजकल जो हमारा ट्रेंडिंग में एंटरप्रेन्योरशिप या फिर one person company encouraging individual entrepreneurship.
Now these are the basic features which were included in the Companies Act 2013, which will be included in the modern framework. ठीक है, तो अगर आपका ये टॉपिक आता है हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड कंपनीज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट्स, सो वी कैन राइट, फर्स्टली हम आंसर को ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि बेसिक कंपनी क्या है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्टली इसका जो है सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनी लॉ इन मॉडर्न इंडिया, इसको अगर आप चाहे थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, पर नहीं चाहे तो आप यू कैन डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक, पहले से डायग्राम बना के। रोमन लॉ से आया ये चीज, रोमन लॉ के बाद इंग्लैंड में 1844 में जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, देन 1855 में लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, देन ब्रिटिश इंडिया में 2 फेजेस हैं हमारे, प्री इंडिपेंडेंस एरा and post-independence era. Pre-independence era is from 1850 to 1947 and post-independence era is from 1947 to 1956. Now what happened in pre-independence era? It is regarding the Companies Act evolution. Companies Act evolution पहले 1857 में हुआ, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में, लिमिटेड लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस करा के, सो दैट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं और शेयर होल्डर्स के लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी से वो फ्री हो जाएं। सेकेंडली 1866 में थोड़े से जो प्रोविजंस है उसको ज्यादा क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी दिया गया। एंड थर्डली कंपनीज एक्ट 1913 में लैंडमार्क लेजिस्लेशन में 3 चीजें इंक्लूड करे गए, गवर्निंग इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप प्रोसेस। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ, बेसिकली कंपनीज एक्ट 1956 जो है ये अमेंड हुआ था। नाउ इसमें क्या हुआ, कॉर्पोरेट फॉर्मेशन, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। नाउ कॉर्पोरेट फॉर्मेशन में क्या चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया, कंपनी का फॉर्मेशन, शेयर कैपिटल, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। सेकेंडली गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चीजें हैं, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स के रिलेटेड जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड नॉर्म्स है उसको इंक्लूड करा गया। थर्डली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इन विच जैसे कि मैंने बोला था मर्जर, एक्विजिशन एंड वाइंडिंग अप। लास्ट में when a company is not able to perform properly or is in such a motive to merge with another company to perform better, या फिर अगर ये 2 चीजें नहीं है तो कंपनी विल वाइंड अप। सो इन 3 चीजों के बारे में it was provided in the corporate restructuring category. Now liberalization and reforms 1991 to 2013, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ये बहुत मेजर चेंज हुआ था। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इसमें हमें क्या लिखना है, बेसिकली हमारा इंडिया जो ग्लोबल इकोनॉमी बन गया, जो इट ओपन फॉर अ ग्लोबल मार्केट। एग्जांपल हम जैसे कि आपने जो कंपनीज के बारे में बोला, यू कैन राइट दैट ऑल्सो इंक्लूडिंग द शेयर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जितने भी चेंजेस हुए हैं इंडिया में, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को लिख लीजिए, एंड एनीथिंग वी कैन राइट इन द लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। नाउ लास्टली द कॉन्टेम्प्ररी एरा इन विच द मॉडर्न फ्रेमवर्क अभी का जो चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, इस पे ये बेसिक चीजें हैं, जैसे कि सिंप्लीफाइड इनकॉर्पोरेशन, थोड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितने भी बिजनेस इनकॉर्पोरेशन या बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहे इसमें ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स या फिर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। CSR मैंडेट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पता है क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ कंपनी टू कम अंडर द CSR कैटेगरी। थर्डली एनहेंस्ड गवर्नेंस, जिसमें stringent norms for related party transactions and transparency requirements. मैडम थोड़ा स्लो चलें आप, ये तो टफ सा टॉपिक है थोड़ा। हाँ जी, मैं जी बिल्कुल मैं स्लो चल रही हूँ, मैं ये रिवाइज ही करा रही हूँ आपको बेसिकली। मुश्किल सा है ये। हाँ जी ठीक है। हाँ जी ओके। लास्टली आपका जो है OPC फ्रेमवर्क, जिसमें आपका है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में क्या है, बेसिकली हमें 1 पर्सन कंपनी वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये आपको इनकरेज करता है फॉर द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप इन द बिजनेस, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड द ओरिजिन ऑफ कंपनी लॉ। ये ब्रीफ स्लाइड था, इसका जो रिलेटेड नोट्स है एक दोबारा से मैंने भेजा है और बाकी मैं भेज दूंगी एक बार, जिसपे आप लॉन्ग आंसर के लिए मटेरियल्स उस सेकंड स्लाइड में है। एक मिनट मैं दिखा देती हूँ आपको।
ये वाला स्लाइड मैंने भेजा होगा ग्रुप पे, इस पे थोड़ा एलैबोरेटिव वे में दिया गया है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग आंसर। है आपके ग्रुप पे ये वाला स्लाइड? हेलो, am I audible? आप दोबारा ही भेज देना मैम इसको एक बार सारी। ओके ओके, ठीक, ओके। नाउ पहला बिट जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये हमने कवर किया। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी and with emphasis on its advantages and disadvantages over other forms of business. Now, this is unit 1, subunit 2, meaning and nature of company. Now, what is a company? Company का जो definition है, that is given under section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013. ओके, तो ये सेक्शंस हम थोड़ा ये मार्क करते जाइए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ना, उसमें क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट? कंपनी क्या है? नाउ अ कंपनी इज फॉर्मली डिफाइंड एज a company formed and registered under this act or any previous company law. Now, any company which is formed and registered under this act means under this Companies Act 2013 or any previous law. This definition establishes the foundational requirement that a company, जो ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली बोलता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सो दैट द company a legal entity, as I said, a juristic personality, so that what happens when a company gets a juristic personality, it can sue or it can be sued. Now the company must undergo a formal registration process to come into legal existence, distinguishing it from informal business arrangements. जो informal business है, जो small business है, उससे distinguish या differentiate करने के लिए company का registration under Companies Act, it's very important or vital. Now, core legal attributes after the registration of the company, the core attributes of the companies, that is, it has a separate legal entity, which means that the company exists independently from its members, capable of conducting business in its own. तो ये जो इसके जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मींस मान लीजिए कि जो भी डायरेक्टर ऑडिटर जो भी है, these are a separate individual and company is a separate individual entity. अगर भी ये लोग ना हो, कल को मान लीजिए कोई और एज ए डायरेक्टर और ऑडिटर अपॉइंट हुआ, तो कंपनी will still run its business. So company is capable of conducting its business in its own. So separate legal entity. Perpetual succession continues to exist regardless of changes in membership or management. जैसे मैंने बोला पहले, separate legal entity का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कि हमारा जो एक बार वाजपेयी जी ने बोला था ये डायलॉग कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहेंगी, पर हमारा जो देश है वो रहना चाहिए। सेम थिंग दैट पुट्स इनटू द कंपनी आल्सो। लोग आते जाते रहेंगे, पर द कंपनी कैन फॉर्म और कैन रन इन इट्स ओन. So continues to exist regardless of changes in membership or management. उसका मैनेजमेंट चेंज होता रहे, उसका मेंबरशिप चेंज होता रहे, but the company, when it is registered and has a legal entity, can run in its own. Now, limited liability protection. Now, what is limited liability protection? Members of the financial exposure is restricted to their investment. Now, जितने भी हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं या जो भी शेयर कैपिटल अपना जो इन्वेस्ट करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन से अपना जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी से वो फ्री हो जाते हैं. दे आर ट्रीटेड एज द मेंबर ऑफ द particular company. Now, members' financial exposure is restricted to their investment only. Now, lastly, contractual capacity. Contractual capacity में क्या होता है कि can own property, enter into contracts, sue or be sued in its own name. So, contractual कैपेसिटी से क्या होता है कि कंपनी जो है वो दूसरे प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है,
एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, मान लीजिए कि एक नॉर्मल ह्यूमन एंटिटी की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकती है, सू और बी सूड, किसी को सू कर सकती है और खुद भी sued हो सकती है in its own name. So these are the core legal attributes of a company when the company gets registered. First is the separate legal entity, secondly perpetual succession, thirdly limited liability, fourth is contractual capacity. Now key characteristics of the company. पहले तीन को हमने पढ़ लिया है. सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट. इसका फेमस केस है केस ऑफ सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड को. मींस इसमें जो सोलोमन वाला केस है ये एक यूनिवर्सल केस लॉ है. जैसे मानिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिवर्सल केसेस थे जो आप कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में लिख सकते थे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का केस हो गया या फिर मान लीजिए प्रियम्बल का केस हो गया. तो कुछ कुछ यूनिवर्सल केसेस हमें याद रखने हैं जिसको हम हर जगह लिख सकते हैं. तो उनमें से एक ये वाला केस है कंपनी लॉ में, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड को, जिसमें कंपनी लॉ का जो बहुत सारे बेसिक एसेंस है, जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो है कंपनी लॉ का इस केस से आया था. तो ये इंडियन केस लॉ नहीं है, ये फॉरेन केस लॉ है, बट इट कैन बी written in every concept of company law. मान लीजिए आपको कोई एंड मोमेंट में केस लॉ याद नहीं आ रहा, आप सोलोमन वर्सेस सोलोमन लिख सकते हैं. नाउ सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड को में क्या हुआ था, मींस द कंपनी कैन ओन एसेट्स, इनक्योर लाइबिलिटीज एंड कंडक्ट बिजनेस इंडिपेंडेंटली. तो कंपनी का जो बेसिक फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड कंपनी का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था उसके बारे में इस पे बताया गया है अंडर सेपरेट लीगल एंटिटी में. लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स बताया गया आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में. देन परपेचुअल सक्सेशन मैंने जो बताया था पहले, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर, that is also in section 9. Next, the fourth characteristic of the company is transferability of shares. Now what is transferability of shares? It means that the public companies enjoy free transferability of shares, facilitating liquidity and market trading, and the private companies face restrictions under section 58. What is public company and what is private company? Yes. Hello, am I audible? मैडम ये टॉपिक जो है सारे साइंस के आदमी हैं इसमें ज्यादातर या आर्ट्स के हैं, तो आपको ही बताना पड़ेगा. पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैम जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं जी जी, वो पब्लिक लिमिटेड, वेदर इट इज बीएससी और एनएससी. जी ये मैडम ये शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है. ये जैसे आपके जो प्राइवेट लिमिटेड होती है 2+ होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड में वो शायद 5+ होनी चाहिए, ऐसा कुछ है. और ये बाकी ये स्टॉक एक्सचेंज में तो कोई भी चली जाएगी, प्राइवेट भी चली जाएगी, प्राइवेट भी उसमें जो कुछ शेयर्स होते हैं हाँ जी, उसका भी कुछ जी, रहता है कि correct. इतने कैपिटल शेयर होने चाहिए. और जो स्टॉक एक्सचेंज वाला चीज बताया उसमें तो दोनों ही चली जाती है, पर मैडम जिसमें गवर्नमेंट का शेयर रहता है वो पब्लिक रहती है, और जिसमें जो है जो प्राइवेटाइजेशन रहता है वो आपकी वो रहती है. स्टॉक एक्सचेंज में प्राइवेट भी लिमिटेड भी जो है लिस्टेड होती है और वो भी होती है. बट क्या है कि जो लिमिटेड जिसके सामने लिमिटेड रहता है वो टोटली जो है लिस्टेड रहती है, और प्राइवेट लिमिटेड जो है जिसके सामने प्राइवेट लिमिटेड रहता है तो वो जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं रहती है. या बेसिकली जो बेसिक एसेंस में ढूंढ रही थी आंसर में, जो यशवीर जी ने बताया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब इसमें गवर्नमेंट की होल्ड ज्यादा रहती है. और बेसिकली मान लीजिए ये गवर्नमेंट, मोस्टली इसको गवर्नमेंट ही मानती है, मतलब जो भी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज नॉट द करेक्ट मैम. पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर का, बाकी जो आप गवर्नमेंट का टेक ओवर रहता है वो पीएसयूज बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिट. जैसे रेलवेज वगैरह हो गई, वो सारी हो गई, वो पीएसयूज होते हैं, वो उनका पब्लिक लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है.
ये मैम बात है। पब्लिक जो है उसमें 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का रहता है, तो उसे पब्लिक में कंसिडर करा जाता है। अगर 49% है तो वो प्राइवेट में पब्लिक रहेगा। और ये दिया इसलिए जाता है ताकि बाहर के जो इन्वेस्टमेंट हो रही है या कोई उसमें स्टेक लेता है तो कल को वो फॉरेन कंट्री के हाथ में ना चले जाए, अगर सारे फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे 51 के ऊपर। नहीं नहीं मैम, ये पब्लिक लिमिटेड से गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं। हमारे कई सारे दोस्तों ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई है, कई ने प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। तो ये पब्लिक पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड बना ही नहीं पाओगे बिना गवर्नमेंट से। नहीं, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड तो कहीं गलत पे लिखा ही नहीं होता। अब कहीं लिखा ही नहीं केवल होता, तो लिमिटेड लिखा लिमिटेड होता है, रहता है, आई केवल थिंक प्राइवेट थोड़ा सा लिमिटेड। आपको लिमिटेड लिखा क्लियर रहता होना है, जैसे कि जिन्होंने एक्चुअली मैं देख नहीं वैसे पा रही हूँ पब्लिक कौन बोल रहे हैं, लिमिटेड तो हमने जिन्होंने भी नहीं पब्लिक सुना कभी। लिमिटेड नहीं नहीं, केवल लिमिटेड होता है, बिल्कुल यशवीर जी ने करेक्ट शेयर्स के बोला, बारे में पब्लिक बोला, लगा नहीं गवर्नमेंट का होता। इसमें जो ज्यादा स्टेक हाँ था। जी जी मैडम, अब आपने कंफ्यूजन सा, ये भाई हमारे दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो आप क्लियर कर पाएंगी या यही क्लियर करेंगे ये जी जी बातें? जी बता नहीं, हाँ जी ओके ओके, कोई बात नहीं, अपना अपना हम जी। शेयर कर रहे हाँ हैं। ये हाँ डिस्कशन, देखिए हम डिस्कशन ही करते हैं, ये जी, याद रह जाता है ना। याद रह तो जाता है। इसका ये हमारे दोनों कोई अच्छे ऐसा पर्सनल डिस्कशन नहीं वाले होना है, हमें आदमी हैं। डिस्कस करना है जो जी जी हाँ जी। जिसका जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जो गलत हो रहे हैं वो भी हमें भी सीखने को ये हाँ चांस है। और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसका मतलब नहीं कि मुझे भी सब कुछ पता है। कभी कभी मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो आप लोग मुझे बेझिझक बताइएगा, है ना। तो नहीं नहीं, किसी को ये हमारे कोई पास बड़े ज्ञानी आदमी है, दोनों अच्छे हैं। जी जी बताएं। जी हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। ओके, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कॉर्पोरेशन दैट ऑफर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, टिपिकली ट्रेडिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। एग्जांपल मान लीजिए बीएससी हो गया, एनएससी, एलएससी, मतलब जिसपे गवर्नमेंट के शेयर ज्यादा हैं, उस कंपनी में गवर्नमेंट की होल्ड ज्यादा रहती है, तो दैट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो दैट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जिन्होंने बताया था इससे पहले, उसका मुझे थोड़ा परसेंटेज देखना पड़ेगा। यशवीर जी आप बता रहे थे शायद, है ना, परसेंटेज के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट कंपनी। नहीं मैम, क्या होता है ना, मैं बताऊँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो कोई भी पर्सन बनाते हैं, उसमें मेंबर्स का चक्कर होता है। और लिमिटेड कंपनी भी पर्सन ही बनाते हैं, नॉर्मल जो सिटीजन होते हैं वो लोग ही बनाते हैं। बट जिसमें गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग 51% हो गई तो वो अलग, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया, वो तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। अंडरटेकिंग जितने भी बैंक्स वगैरह देखोगे उसमें गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग 51 या ज़्यादा होती है। ऐसे तो अब अंबानी अडानी सबके पास ही लिमिटेड कंपनी है। तो ये मैं क्लियर लिमिटेड, हूँ, इसमें कंफ्यूजन। लिमिटेड जो शब्द है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज में इनरोल हो वो जाता आप है उसमें वो लिमिटेड लग वैलिड जाता है, है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। वो ठीक है। वैलिड है, वो वैलिड है, बिल्कुल वो आप सही कह रहे हो। और पब्लिक जो है उसमें 51%, आप ये मान के चलो 51% गवर्नमेंट का स्टेक रहता है, और 49% अगर है तो वो प्राइवेट में चले जाए। नहीं, रेशियो अभी कुछ चेंज आया हुआ है तो वो मेरे को याद नहीं है। बट क्या रहता है कि उसमें आप मैम ये जो जैसे कनेक्ट कर रहे हैं ना, जो जैसे बीएसएनएल है ना, गवर्नमेंट, जो जैसे प्राइवेट कंपनी होती है उसमें गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग नहीं हो सकती। केवल होना होगा तो पब्लिक, वो लिमिटेड में ही होगी। तो लिमिटेड में जब हो गई तो वो पब्लिक लिमिटेड हो गई। अगर इसमें नहीं हुई तो नॉर्मल है। गूगल में रिप्लाई दे रहे हैं कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें कंपनी के शेयर पब्लिक के लिए अवेलेबल रहता है खरीदने के लिए। प्राइवेट बिल्कुल सही, लिमिटेड नहीं ऐसा। बिल्कुल 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 सही। शेयर वही शेयर प्राइवेट में नहीं नहीं होता है बस। पब्लिक में वो ला लेते हैं ना, वो जो भी बोलते हैं स्टेक जो भी ला लेते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं वो पब्लिक लिमिटेड में ही ज्यादा होते हैं। ये आगे आगे बढ़ो मैम, इसको छोड़ दो, अब ये कंफ्यूजन हो गई। तो हेलो, भाई साहब, कंफ्यूजन ही तो दूर करनी है। नहीं, पब्लिक इश्यू तो मिश्रा जी सबके अंदर ही निकलता है ना। जो पब्लिक इश्यू आता है वो तो मैं कह रहा हूँ, सबका ही देखो आता है। ये 3 कंपनी होती है। एक ओपीसी होती है जो 1% का बताया मैम ने, वो एक बंदा बनाता है। जब 2 या 2+ होते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। तीसरी लिमिटेड कंपनी हो गई। जब उस लिमिटेड कंपनी का गवर्नमेंट के स्टेक 51% आ गए तो वो पब्लिक लिमिटेड में, अगर नहीं आए तो वो लिमिटेड है केवल।
जब गवर्नमेंट का हाँ, तो स्टेक वही लेना एक अलग चीज है। वो स्टेक तो आप अंबानी के स्टेक आ गए 80%, तो अंबानी की गवर्नमेंट के अगर 80% स्टेक आ गए किसी भी लिमिटेड कंपनी, वो शेयर खरीद लेंगे, वो सीधा स्टेक लाना। मान लो आपने कंपनी बनाई कोई एसबीआई कंपनी बनाई, गवर्नमेंट आई बोली खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट की कंपनी ये अरे मिश्रा जी, मैं बताता हूँ, देखो ओके जैसे कि जैसे अदानी का लेके चले, तो अदानी के पास बेसिकली में जो है 51% से ज्यादा उसके पास शेयर रहते हैं, बाकी मार्केट में वो ओपन रहते हैं, उसमें दूसरे जो है, यानी जो है मैक्सिमम स्टेक जो है वो अदानी के पास रहता है उसकी कंपनियों का। अब पब्लिक वाली में यह रहता है कि मैक्सिमम जो होल्डिंग शेयर रहते हैं, जिसमें 50 या मोर देन 51, वो जो है गवर्नमेंट के पास रहते हैं, और बाकी जो है 14 एंड 48 वो जो है पब्लिक के पास रहते हैं। यानी उन शेयर को गवर्नमेंट जो है बेच नहीं सकते। अगर 51 से ज्यादा होगा वो स्टेक किसी दूसरे को दे देगी, तो उस केस में फिर वो पब्लिक नहीं रहेगी, वो उनका नॉर्मल कंपनी रहेगी। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल कंपनी में जैसे जो उसका ओनर रहता है, बेसिकली अदानी के केस में जैसे उसका जो ओनर अदानी तो है, उसके पास 51 है, बाकी कितने भी शेयर होल्डर है आते रहे जाते वो बेच के निकले, पर वो 51 से ज्यादा वो नहीं बेच सकता अपने शेयर किसी को भी। मतलब नहीं, आप इसमें ये दे रखा है, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ए फॉर्मली रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी whose shares are offered to the general public and traded on stock exchange, allowing for limited liability for investors, governed by strict regulation like 2013. They require minimum number of shareholder, that is 7, and have no upper limit on members facilitating large scale capital raising. यस 2+ प्राइवेट पे भी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ये गूगल बता रहा है, मैं नहीं बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। कंपनी 4 हो गई अगर मैं देखूं तो, एक 1 पर्सन कंपनी हो गई, एक प्राइवेट लिमिटेड हो गई, एक लिमिटेड हो गई, एक पब्लिक लिमिटेड। जो तो पब्लिक लिमिटेड की बात हो रही है वो एसपीर जी वाली बात सही है। लिमिटेड में तो सारे आ गए, लिमिटेड तो कोई भी बना लेगा। 7+ चाहिए उसके अंदर शेयर होल्डर, और ये 2+ चाहिए प्राइवेट लिमिटेड के लिए। ये अंतर है प्राइवेट और उसमें लिमिटेड में। फिर पब्लिक लिमिटेड इसको जो है एक बार हम लोग भी पढ़ लेते हैं, आप भी देख लीजिए, नेक्स्ट उसमें हम लोग देख लेंगे, ये नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो है पब्लिक प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैडम। आज बस ना, पब्लिक और गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट तो हमें क्लियर ही है जी। ये मैडम ये कंपनी का एक अपना वो होता है। अगर 51% शेयर जिसके पास भी गए कंपनी उसकी है, अडानी के पास गए अडानी की है, आपके पास गए आपकी है, गवर्नमेंट के पास गए गवर्नमेंट की है। आप ये समझो 51% शेयर हो गए तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई, पब्लिक लिमिटेड, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलते हैं उसको। 51% जिसके पास भी है वो उसका मालिक है, बस आप ये समझो। बट गवर्नमेंट की ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, वो केवल और केवल लिमिटेड कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग। तो इस टॉपिक को मैं भी थोड़ा सा इस पे रिसर्च करके हम नेक्स्ट क्लास पे इसका पब्लिक प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, और बेसिकली कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि पब्लिक कंपनी क्या है और गवर्नमेंट कंपनी क्या है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन रह रहा है। बेसिकली प्राइवेट तो क्लियर ही है सब, पर मुझे भी जो कंफ्यूजन जो रह रहा है और आप लोग को भी जहाँ रह रहा है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, ये हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन करके ये सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। राइट, दो हो गया मैडम, यहाँ पे लिस्टेड हो, लिमिटेड हो गया और प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड यानी जो स्टोर एक्सचेंज में लिस्टेड है, और आपका प्राइवेट लिमिटेड जो लिस्टेड नहीं है। ओके लिमिटेड शब्द जो लगता है वो लिस्टेड पे लगता है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट की हो। तो लिमिटेड शब्द वही कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में एनरोल हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में जो एनरोल हो चुकी, वो जो डायरेक्टर का नाम बता रहे हो ना कि डायरेक्टर होना चाहिए, शेयर होल्डर होना चाहिए, ये सारी कंप्लायंस जब पूरी करेंगे तभी तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी। देखो यहाँ पे जो है लिमिटेड वर्ड जो यूज किया जाता है वो यहाँ पे इसलिए यूज किया जाता है कि वहां पे जो है शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी जितने का उनका शेयर है उतने तक ही वो जो है किसी भी लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए। लिमिटेड तो कंपनी में इसलिए यूज करता है जहां तक मेरे को याद है। बाकी यहाँ पे देखो, सुनिए मेरी पूरी बात तो सुनिए ना आप। अभी यहाँ पे जो है बेसिक नॉर्मल वे में 2 कंपनियां होती है, एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड होती है,
यानी आपके प्राइवेट लिमिटेड का क्या है कि जो लिस्टेड नहीं है उसके जो है शेयर होल्डर्स की भी लिमिट रहती है। जैसे वो बिगिनिंग होती है उनके 2 या 2 से अधिक मिलकर बना सकते हैं। आई थिंक उसकी प्राइवेट लिमिटेड 20 तक की कैपेसिटी है, मैक्सिमम उसमें 20 शेयर होल्डर होना चाहिए। जो लिमिटेड है, लिमिटेड यानी आपका जो है जो लिमिटेड मींस स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, तो आपका जो है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, जिसने अपना आईपीओ इशू निकाल दिया और गवर्नमेंट के लिए मतलब आम जनता के लिए खोल देगी, भाई आओ मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट करो, उस केस में क्या है कि 51% तो उसी के पास रहता है जो उसका मालिक रहता है। बहुत सारे केस में क्या रहता है कि वो मैक्सिमम भी कर सकते हैं, तो फिर वोटिंग के बेस पे चेयरमैन डिसाइड होता है कि कौन सा चेयरमैन होगा, कौन सा डायरेक्टर रहेगा, वो एक सेपरेट हो गया आपका। तो यहाँ पे 2 ही कंपनी है लिस्टेड, यानी जो आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, प्राइवेट लिमिटेड जो लिस्टेड नहीं है। और आपका दूसरा जो अभी कंफ्यूजन है हमारा जो गवर्नमेंट का है कि पब्लिक लिमिटेड क्या है इसमें। नहीं आप जो कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि प्राइवेट लिमिटेड जो है वो शब्द जो है वो कोई भी कंपनी यूज कर सकती है? नहीं, कोई भी कोई नहीं प्राइवेट, यही तो कहना हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी कोई लिस्टेड नहीं है तो वो प्राइवेट लिमिटेड लगा सकती है। आपके बात से ये पता लगता ही है सबके सामने प्राइवेट लिमिटेड है। नहीं, सबके सामने नहीं लगता। आप कोई भी कंपनी, छोटी कोई भी बड़ी कंपनी डालोगे, अरे नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, आपका जैसे ही कंपनी आप ओपन करोगे तो आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, आपने स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट नहीं कराया, तो सबसे पहले आपकी कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड की लिमिट है कि 2 लोग मिलके। प्राइवेट लिमिटेड शब्द आप यूज ही नहीं कर पाओगे। मैडम डिफरेंशिएशन है। मैं बता रहा हूँ अंकुर जी भाई, 1 मिनट सुन लो आप। क्या होता है ना, हम जब कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराते हैं तो हम लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो अगर हमें लाइसेंस मिल गया प्राइवेट लिमिटेड का तो हम प्राइवेट लिमिटेड लिख पाएंगे, ऐसे नहीं कोई भी प्राइवेट नहीं लिख पाएगा। हमारे को वो रजिस्टर्ड होंगे हम प्राइवेट लिमिटेड के लिए। दूसरा चीज होता है कि रजिस्टर्ड हम होंगे, उनके नॉर्म्स पूरा करेंगे 7+ जैसे आपको सतीश जी ने बताया 7+ जो शेयर होल्डर है प्राइवेट लिमिटेड होने के लिए ना। हाँ जी। तो प्राइवेट लिमिटेड, हेलो मैडम मेरे को पूरी बात। हेलो मैडम, फिजा मैम ये ऐड हो रही है, ये ज्वाइन हो रही है, इनको करना जरा। ये साथ में है, अपनी बैचमेट है भाई, ये सीएस है, ये सारी कंफ्यूजन खत्म कर देंगे यहीं पे 10 मिनट। हाँ ओके, कनेक्ट करा दो एक बार। ओके, बट उनका कोई रिक्वेस्ट आया नहीं है। और बाय द मीन टाइम आई विल ऑल्सो टेक योर लीव, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी वो हो रहा है। तो ये क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग था, होपफुली कि थोड़ा सा इस लास्ट टॉपिक पे जो जी इट्स अ रिक्वेस्ट मैम, सर जी बिल्कुल गौरव जी, इनका रिक्वेस्ट आया ही नहीं है मेरे पास। मैडम इसके लिए बुक कौन सी पढ़ी जाए कंपनी लॉ के लिए? कंपनी लॉ के लिए बेसिकली देखिए, अभी आप डायरेक्ट और मेरा जो पीपीटी है वो देखते जाइए। बाकी गूगल में कॉन्सेप्ट है, मैं अभी इसके लिए बुक नहीं बोलूंगी क्योंकि सारे बुक्स जो हैं बहुत लेंदी और हेक्टिक है। मैंने खुद तो अवतार सिंह को फॉलो किया था। बाकी अगर आप सिर्फ डायरेक्ट और इस पीपीटी को पढ़े तो वो एनफ है, और बाकी आपका जो यूनिक वगैरह रहता है उतना ही काफी है नॉलेज के लिए ना, क्योंकि बुक्स बहुत मोटी रहती है। आप ले तो लेंगे पर आप पढ़ेंगे नहीं कभी भी, तो डायरेक्ट ही काफी है इसके लिए। एनवी प्रांजपे की ले सकते हो, एनवी प्रांजपे। हाँ जी, मैंने उनको फॉलो नहीं करा था, पर आप ले सकते हैं। वैसे मैंने अवतार सिंह को फॉलो करा था। जी, अवतार सिंह बहुत अच्छा लिखते हैं, तो अवतार सिंह को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पे है। ओके देन, थैंक यू सो मच। हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। 1 मिनट रुक जाते। हाँ गौरव जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सोच रहा था वो ज्वाइन ही हो गए थे, तो फिर अभी अगर ऐड करवा दोगे तो अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा ना। हाँ उन्होंने भेजा है हमें। अंकुर जी मैं अंकुर जी बताऊं, पब्लिक लिमिटेड पब्लिक तो लिखा ही नहीं होता कहीं भी। आप कहीं भी कोई कंपनी उठा नहीं सकते
जिसके अंदर लिखा हो ABC पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक, हाँ ऐसा नहीं लिखा होता, पब्लिक शब्द तो लिखा नहीं होता, तो हम अपनी सहूलियत के लिए बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मुझे प्रोसेस बिल्कुल पता है, मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूँ। जैसे क्या होता है, कोई भी बंदा जब विजिट करता है ना कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, तो वो